हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी। ज्योग्राफी की 5Q सीरीज हम आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी 5 क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशंस। ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शन से होते हैं और क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो बहुत डीप होता है। लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कगार कब विकसित होता है? इन व्हेन डज द एस्कार्पमेंट डेवलप्स? एस्कार्पमेंट डेवलप कब होता है? और आप ये सभी जानते हैं कि एस्कार्पमेंट कैसे फॉर्म होता है और कैसे बनता है। एक वर्टिकल स्लोप, अ वर्टिकल स्लोप इज कॉल्ड एस्कार्पमेंट, राइट। देखते हैं, जब भ्रंश तल, अच्छा इसमें एक वर्ड आया, जब खंड भ्रंश तल के अनुदिश, इसमें आया भ्रंश तल, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन, एक फॉल्ट में फॉल्ट प्लेन वो लाइन होती है जिससे कोई भी टूटा हुआ खंड डिस्प्लेस होता है, यानी वो एक सतह जिसके सहारे टूटा हुआ खंड डिस्प्लेस होता है उसे हम फॉल्ट प्लेन कहते हैं। ये फॉल्ट प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, ये फॉल्ट प्लेन कर्व में भी हो सकता है, ये फॉल्ट प्लेन क्षैतिज भी हो सकता है, किसी भी आकार में हो सकता है, लंबवत हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, झुका हुआ हो सकता है, या ये वक्राकार हो सकता है, किसी भी आकार में होता है जिसके थ्रू क्या होता है, ये फॉल्ट प्लेन के आकार है जिसके थ्रू जो टूटा हुआ ब्लॉक होता है वो डिस्प्लेस होता है। तो टूटा हुआ डिस्प्लेस, और हमें किस शेप में फाइंड करना है? हमें इस शेप में फाइंड करना है जो खड़े ढाल के रूप में हो, ठीक। तो खड़े ढाल के रूप में क्या होगा? जब खंड, यानी व्हेन द सेगमेंट कम्स डाउन अलोंग द फॉल्ट प्लेन, जब भ्रंश तल के अनुदिश नीचे आता है, तो नीचे आने में तो अगर वो स्लोप इस तरीके का है तब भी होगा, तो ये तो फॉल्ट हुआ नहीं। फिर एक जब खंड भ्रंश तल के अनुदिश ऊर्ध्वाधर, दिस इज वर्टिकल, तो फॉल्ट कब बनेगा? जब वर्टिकली डिस्प्लेस होगा टूटा हुआ खंड, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉल्ट प्लेन। यानी कुछ इस तरीके से जब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऐसा खड़ा ढाल के रूप में होगा, तब उसे हम कहेंगे कि ये फॉल्ट बना है, तब एस्कार्पमेंट बनेगा, ठीक है। क्षैतिज होगा तो फॉल्ट बनेगा नहीं, एस्कार्पमेंट बनेगा नहीं, ऊपर की तरफ जाएगा तो एस्कार्पमेंट बनेगा। एस्कार्पमेंट के लिए क्या चाहिए? 90 डिग्री, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। अब देखते हैं एस्कार्पमेंट बनता कैसे। एस्कार्पमेंट दो तरीके से बनता है, एक तो बनेगा इरोजन से और दूसरा बनता है फॉल्ट से। इरोजन से भी बनता है, क्योंकि जब कभी स्लोप के थ्रू, जैसे मान लिया ये स्लोप है और इस पे रिवर मूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता है, नीचे का पार्ट इरोजन होते 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 यहां पर क्या होता है, ये पार्ट फॉल्ट के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। तो फॉल्ट इरोजन से भी बनता है और किससे बनता है? एस्कार्पमेंट जो है वो इरोजन से ही बनता है और फॉल्ट से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम वनाच्छादित है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर? एक चीज देते हैं, IFSR, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट, और अभी जो इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट है वो 2021 है, जो पब्लिश, या फाइनल रिपोर्ट कब आ रही है? 2023 में आ रही है, यानी अब जो 2023 की रिपोर्ट आएगी वो 2025 में आएगी। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लीडिंग है, ठीक। अब देखिए, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, तमिलनाडु। एरिया कह रहा है ना, जब भी एरिया कहेगा तो इनमें सबसे बड़ा एरिया कौन है? आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश डेंस फॉरेस्ट वाले और ओपन फॉरेस्ट वाले स्टेट के रूप में जाना जाता है, जहां ओपन फॉरेस्ट भी है और डेंस फॉरेस्ट, डेंस कम है लेकिन ओपन ज्यादा है। तो फॉरेस्ट कवर में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पर इन्हीं में असम, फिर गुजरात और फिर तमिलनाडु। नंबर 2 पे असम, नंबर 3 पे गुजरात और नंबर 4 पर तमिलनाडु का रीजन है। आंध्र प्रदेश में, अच्छा इन सब में आ जाए कि इन सब में परसेंटेज, उस पूरे एरिया का परसेंटेज सबसे ज्यादा किसमें है? तो सबसे ज्यादा एरिया परसेंटेज में 36% के साथ असम सबसे ज्यादा है, ठीक। गुजरात में 7% और तमिलनाडु में 20%। गुजरात में 7%, तमिलनाडु में 20% के आसपास फॉरेस्ट है और आंध्र प्रदेश में 18% फॉरेस्ट है। लेकिन जब कभी हम एरिया की बात करेंगे तो कुल एरिया जो होगा वो 1,00,000
62,000, यानी 1,62,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ आंध्र प्रदेश इसमें सबसे टॉप पर होगा। कितना? 162,945 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ आंध्र प्रदेश क्या है? टॉप पर यहां पर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए वाटरफॉल है और वाटरफॉल का टाइप है वाटरफॉल है। पहला कह रहा है कगार प्रपात, यानी जो इस तरीके से वाटर ऊपर से गिर रहा हो वो कगार प्रपात। दूसरा कह रहा है निक पॉइंट। निक पॉइंट प्रपात क्या होता है? जब कभी कर्व ले चुकी, ये रिवर का क्या होता है? रिवर का एक स्लोप ग्रेडिएशन कर्व होता है, ठीक, यानी अपनी लास्ट स्टेज में जब कभी कर्व बन जाता है तो इस लास्ट स्टेज में जब रिजुविनेशन हो, लास्ट स्टेज में क्या होता है? फॉल्ट। देखिए इस तरीके से कुछ ये एक कर्व बन गया है और यहां पर स्लोप ग्रेडिएशन के लास्ट स्टेज पे यहां पे इस कर्व में क्या हो गया? इस कर्व में फॉल्ट बन गया यहां से। अब कर्व क्या हो गया? अब कर्व ये बन गया, ये न्यू कर्व आ गया। यहां पे क्या हुआ? फॉल्ट बन गया। तो इस तरीके से जब रिजुविनेशन होता है या फिर से फॉल्ट की कंडीशन बनती है तो, और कहां पर? लास्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप। अब यहां पे क्या होगा? रिवर की स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी क्योंकि स्लोप मिल गया उसे। तो इस तरीके के रिजुविनेशन से जब कभी फॉल्ट बनता है तो उसे निक पॉइंट फॉल्ट कहते हैं और इस प्लेस को निक पॉइंट कहते हैं। फिर कहता है निलंबी घाटी, लटकती घाटी। जैसे लटकती घाटी फॉल्ट कैसे बनेगा? ये मान लिया कोई मेन रिवर है, ये मेन रिवर है और दूसरी रिवर इसमें जो मिलने आ रही है वो कहां से है? वो इस तरीके से है। तो दूसरी रिवर क्या है? इसमें ऊपर से आकर नीचे की तरफ मिलेगी, तो ये क्या होगी? हैंगिंग वैली फॉर्म में होगी, लटकती घाटी या निलंबी घाटी। ठीक, तो जब मेन कोर्स जो हो वो नीचे हो और ऊपर से उसकी जो ट्रिब्यूटरी हो वो ऊपर से आकर मिल रही हो, तो इसे क्या कहेंगे? निलंबी घाटी या लटकती हुई घाटी का प्रपात। ठीक, यूं तो प्रपात दो प्रकार के होते हैं, यानी सामान्य प्रपात और गौड़ प्रपात। ठीक, सामान्य प्रपात में जो सोपानी यानी स्टेप वाले फॉल्ट होते हैं वो होते हैं छत्रक शैल, अवरोधक और पठारी प्रपात। सोपानी प्रपात, छत्रक शैल प्रपात, अवरोधक प्रपात और पठारी प्रपात, ये सामान्य प्रपात होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं गौण प्रपात, यानी जो विशेष रूप से बनते हैं। उनमें नदी के मार्ग में अवरोध बनने से प्रपात, अंतरजात बलों यानी इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण बनने वाले प्रपात, और तीसरा होता है घाटी की तली में अगर चेंज हो जाए तब बनने वाले प्रपात। अब देखिए यहां पर निक पॉइंट प्रपात कैसा है? निक पॉइंट कैसा है? निक पॉइंट गौड़ प्रपात का एग्जांपल है, यानी घाटी की तली में होने वाले परिवर्तन से। लटकती घाटी कैसा है? घाटी की तली में होने वाले परिवर्तन से होने वाला है। ठीक है, तो घाटी की तली में होने ये क्या है? लटकती घाटी। ये सब कैसे हैं? ये सब गौड़ प्रपात हैं। अब देखिए कगार अब कह रहा है प्रपात और उस किस जगह पर कैसा प्रपात बना है। ठीक, तो जब सागरीय जल या नदी का जल बहुत ऊपर से गिरे या किसी प्लेस पर इरोजन कर दिया हो, ऊपर से गिरने लगा हो, या लगातार किसी पार्ट में रैपिड बहते बहते इरोजन करते करते किसी पार्ट को वर्टिकली काट दे, तो क्या होगा? वहां पर इरोजन प्रपात बनेगा। दूसरी खास बात, प्रपात एक जगह से और बनता है। अगर मुलायम शैल और कठोर शैल, प्रपात बनने के लिए क्या होना चाहिए? मुलायम शैल और कठोर शैल लगातार होने चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ मुलायम शैल रहा तो क्या होगा? पूरा का पूरा भाग कट जाएगा, प्रपात बनेगा नहीं। और अगर सिर्फ कठोर शैल रही तो वो कटेगी नहीं, प्रपात बनेगा। तो जब मुलायम शैल और कठोर शैल दोनों होते हैं तो मुलायम शैल इरोध हो जाती है और वहां पर वाटरफॉल बन जाता है। देखिए कगार प्रपात, कगार प्रपात का कह रहा है दसम घाघ प्रपात। तो बिल्कुल दसम घाघ प्रपात जो है वो कांची रिवर, किस पे बना है? ये कांची रिवर पे बना है। और कांची रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये सुवर्ण रेखा की ट्रिब्यूटरी। कांची किसकी ट्रिब्यूटरी है? सुवर्ण रेखा की।
ये दशम घाघ निक पॉइंट का भी एग्जाम्पल है। ये तो कगार के रूप में है ही, लेकिन ये निक पॉइंट के फॉर्म में भी है। रांची में है ये दशम घाघ। कगार दशम घाघ प्रपात कहां पर है? रांची में। दूसरा है निक पॉइंट का उदाहरण धुआंधार। बिल्कुल, धुआंधार वाटरफॉल ये कहां पर है? ये जबलपुर में है। ये कहां पर है? जबलपुर में है। और जबलपुर में नर्मदा रिवर बनाती है व्हाइट यानी सफेद संगमरमरी चट्टानों के ऊपर। ये भी क्या है? ये भी निक पॉइंट का एग्जांपल है। इसके अलावा महानदी पर केवटी वाटरफॉल, महानदी पर केवटी, याद रखिएगा, महानदी पर केवटी वाटरफॉल, ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी निक पॉइंट वाटरफॉल के। इसके अलावा टोन्स नदी पर पूर्वा और बूढ़ा नदी पर बूढ़ा घाघ। टोन्स नदी पर पूर्वा वाटरफॉल और बूढ़ा पर बूढ़ा घाघ। टोन्स नदी पर पूर्वा प्रपात और बूढ़ा पर बूढ़ा घाघ प्रपात जो है वो किसका एग्जांपल है? वो सब निक पॉइंट का एग्जांपल है। फिर निलंबी लटकती घाटी जोना प्रपात। देखिए, गंगा नदी जो है वो रांची पठार में जोना पठार पर एक रारू नदी है। रांची पठार में रारू नदी पर गंगा नदी ऊपर से आकर लटकी हुई प्रतीत होती है, इसीलिए वहां पर जोन्हा वाटरफॉल भी इसे कहते हैं। तो जोन्हा पर रारू नदी पर गंगा नदी का पानी लटकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए वहां बनने वाले वाटरफॉल को क्या कहते हैं हम? जोना प्रपात, लटकती हुई घाटी का प्रपात जिसमें गंगा रारू रिवर पर लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो बोथ ए बी सी तीनों सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस परिपंथ में शुद्ध वनस्पति उत्पादन? देखिए, शुद्ध वनस्पति उत्पादन जो होता है वो किसी भी बायोम की खास बात क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन में क्या होता है? नेचुरल बायोम में क्या होता है कि वो खुद से वहां पर प्रोडक्शन होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, यानी इनकमिंग ऑफ एनर्जी एंड द मास डेवलपमेंट। यही किसी इकोसिस्टम की सबसे खास बात होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्पादकता, तो उत्पादकता जो होती है वो कैसी होती है? प्रतिवर्ष प्रति वर्ग मीटर ग्राम, प्रतिवर्ष प्रति वर्ग मीटर ग्राम में दिया जाता है। ऑप्शन है शीतोष्ण घास, सवाना, कोणधारी, मानसूनी। अब देखिए, इसमें टेम्परेट ग्रासलैंड, सवाना, कोणधारी, मानसूनी, एक क्रम से देखते हैं। सबसे ज्यादा देखिए, पहले तो पूरे अर्थ का जो प्रोडक्शन है वो 333 ग्राम, ये अर्थ का हो गया। सबसे ज्यादा कहां पर होगा? सबसे ज्यादा होगा सबसे ज्यादा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, 2200 ग्राम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, 2200 ग्राम, 2200 सबसे ज्यादा। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसमें दिया नहीं है। तो फिर दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण घास दिया है, कोणधारी, मानसूनी। अब देखिए, शीतोष्ण सदाबहार टेम्परेट एवरग्रीन, जिसे हम फोनिफोरस कहते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट एवरग्रीन में क्या है? 1300 ग्राम है। टेम्परेट एवरग्रीन का 1300 ग्राम। फिर अच्छा, इसमें टेम्परेट ग्रास दिया है, एक चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, टेम्परेट ग्रास दिया है। देखिए, कॉनिफोरस टेम्परेट ग्रास भी दिया हुआ है, सवाना भी दिया हुआ है, कॉनिफोरस भी दिया हुआ है और मॉनसूनी भी दिया हुआ है। सवाना का 700 ग्राम, ठीक। अब बच रहा है टेम्परेट ग्रास और कॉनिफोरस। तो जो कॉनिफोरस है वो लगभग 1100 है, ठीक। फिर आता है
टेम्परेट, ग्रास और मॉनसून। अब इनमें ग्रास लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन मॉनसून में ही होता है। तो टेम्परेट जो ग्रास लैंड है ये 800 से है और जो मॉनसून है ये लगभग 1000 ग्राम प्लस है। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन हो गया? इसमें कॉनिफोरस जो है वो सबसे ज्यादा होगा, कोणधारी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अगर इसमें शीतोष्ण सदाबहार होता तो वो सबसे ज्यादा होता। यहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड पूछा है इसलिए सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसमें कभी कभी अगर सही प्रोडक्शन में देखें तो जो डेल्टा रीजन होता है ना, उस डेल्टा रीजन में जो एस्चुरी होती है वहां प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो एस्चुरी में 1500 है, एस्चुरी में 1500 है, तो प्रोडक्शन वहां पर ज्यादा है। इन सब में प्रोडक्शन रेट जो है वो कॉनिफोरस फॉरेस्ट का, कोणधारी का ज्यादा होगा क्योंकि वो एवरग्रीन रहता है। मानसूनी में क्या है, वर्षा ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जब प्रोडक्शन एकदम नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर ग्रोइंग डेल्टा? ग्रोइंग मतलब जहां पर लगातार डिपॉजिट हो रहा है, राइट। और लगातार डिपॉजिट वहां पर होगा जहां रिवर प्लेन्स, मैदानों से आ रही हो। अगर रिवर प्लेन्स या मैदानों से आ रही हैं तो उनके डिपॉजिशन से जो डेल्टा है वो ग्रो करेगा, राइट। देखते हैं, मिसिसिपी, नाइजर, नील और टाइबर। इसमें मिसिसिपी रिवर जो है ये दो एग्जाम्पल देके आती है। एक, पहला बर्ड फूट डेल्टा और दूसरा, पहला बर्ड फूट डेल्टा है और दूसरा ग्रोइंग डेल्टा। इसी तरीके से जो मिसिसिपी, जो इंडिया में गंगा डेल्टा है, गंगा डेल्टा भी किसका एग्जाम्पल है? ग्रोइंग डेल्टा का एग्जाम्पल है। जबकि नाइजर, नील और टाइबर, नाइजर, नील और टाइबर ये सब आर्क शेप डेल्टा के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? जबकि जो मिसिसिपी है वो क्या है? वो बर्ड फूट डेल्टा का एग्जाम्पल है, लेकिन वो भी ग्रोइंग डेल्टा का एग्जाम्पल है। डेल्टा वहां बनता है जहां झीलें हों या जहां सागर हो। सागर से ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र होता है डेल्टा बनाने का झील, क्योंकि झीलों में लहरें नहीं होती हैं। टाइडल वेव्स एंड द ओशन करंट्स, इन दोनों को, अगर ये दोनों ही कमजोर हैं, हल्की हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव या बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं है, तभी डेल्टा बहुत अच्छा बनता है। वरना डेल्टा को ये क्या करती हैं? इरोड कर लेती हैं। तो डेल्टा बनने का सबसे उपयुक्त प्लेस क्या है? झील। लेकिन नदियां, जो कि बड़ी नदियां सागरों में गिरती हैं, इसीलिए ज्यादातर डेल्टा सागरों में। ज्योग्राफी के इस 5 क्यूब में आज इतना ही। नेक्स्ट 5 क्यूब में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।